नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टॉक टॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक टॉक में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सभी लोगों को पता ही हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट सबसे बड़ी कंपनी है। और मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा, और नहीं किया होगा तो कहीं ना कहीं आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस शेयर के बारे में पूरी जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें आपको इस शेयर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में, शेयर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा, क्या है, इस शेयर्स की सेगमेंटेशन वाइज परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, इस शेयर में म्यूचुअल फंड और डीआईएस ने और एफआईएस ने अपनी कितनी पोजीशन बना के रखी हुई है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ हम साल दर साल इस शेयर में रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है उसका ग्रोथ क्या है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेके आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि आप इस शेयर के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके, और वो आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो इसमें होल्ड रहना है या नहीं रहना है। सो दिस इज रियली गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल सेशन फ्रेंड। So let's move on to the video now. So friend, मैं कुछ की मैट्रिक्स बताता हूँ इस शेयर के बारे में। आप यदि देखेंगे तो इसका शेयर होल्डर वैल्यूज, तो इस कंपनी का शेयर होल्डर्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जब से आईपीओ आई है इस कंपनी का, तब से CAGR 30.4% के हिसाब से शेयर होल्डर्स को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप एम्प्लॉय के बारे में देखिएगा तो अराउंड अराउंड 1.1 करोड़ ट्रेनिंग आवर्स इसने एम्प्लॉय के ऊपर अभी तक स्पेंड किए हैं, जिससे ये पता चलता है ये कंपनी एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखती है, उनके री स्किलिंग पे, उनके ट्रेनिंग पे, उनके डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे अच्छा खासा खर्च करती है। सोशल वैल्यूज आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट 50 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली कंपनी के पेरोल पे काम करती है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कंपनी के जैसे वेंडर्स होते हैं, जो उनके सप्लायर्स हैं, जो उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कहीं ना कहीं से कंपनी से किसी न किसी कॉमर्शियल तरीके से कंपनी से जुड़े हुए, तो वो इनडायरेक्ट जनरेशन। तो 50 लाख जॉब कंपनी जनरेट करती है इनडायरेक्टली। आप यदि कस्टमर वैल्यूज देखिए तो रिलायंस जियो के 387 मिलियन कस्टमर्स हैं, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया में। और ये कितने टाइम में, सिर्फ 3 से 4 सालों में। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी है एक सिंगल लोकेशन पे। हर 2 में से एक इंडियन इसके मीडिया कंटेंट को यूज करता है। हम आगे देखेंगे कि क्या है इसके मीडिया कंटेंट एंड ऑल दो स्टफ। आप यदि इसके रिटेल बिजनेस को देखिए तो ये पहली इंडियन रिटेलर है जिसने 10 बिलियन US डॉलर के बिजनेस को क्रॉस किया है। 10 बिलियन फ्रेंड। तो ये तो कुछ हाइलाइट्स थे इस कंपनी के बारे में। अब हम चलते नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के बिजनेस के 6 वर्टिकल्स हैं। एक रिफाइनरी, जिसमें वो कच्चा तेल खरीद जो आता है उसको रिफाइन करती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा है पेट्रोकेमिकल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो भी ये केमिकल का बिजनेस बनाती, केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, उसको पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो एक वो बिजनेस है। एक ऑयल एंड गैस का है, जो भी ऑयल एंड गैस ये एक्सप्लोर करती है, जो निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है, उसका बिजनेस है। मीडिया का बिजनेस है, जिसमें इनके पास टीवी चैनल्स भी हैं, जो न्यूज 18 हम है वो रिलायंस के द्वारा ही ओन किया हुआ ग्रुप है। डिजिटल सर्विस में आपका इसमें जो रिलायंस जियो है वो आ जाता है, और रिलायंस रिटेल तो आपको पता ही होगा। तो ये 6 वर्टिकल में ये कंपनी काम करती है। अब हम देखेंगे इसका सेगमेंटेशन वाइज इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आप ये देखिए, एक छोटा सा कंपैरिजन है FY19 वर्सेस FY20। तो आप देखिएगा, जो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस का है, 43.8। ये 2019 का मैं अभी बता रहा हूँ। 43.8 ये थोड़ा कम होके 38.5% पे आ गया,
इसके टोटल रेवेन्यू का, बिजनेस कम नहीं हुआ, इसके टोटल रेवेन्यू का अब यहाँ से शेयर कम हो गया, क्योंकि आप यदि देखेंगे ये जो येलो सेक्शन है वो डिजिटल सर्विसेज का है, जो कि रिलायंस जियो है। तो रिलायंस जियो जहाँ पे 2019 में 16.6% था, ये बढ़ के 23% हो गया। जो रिलायंस रिटेल था वो 6.4% था, ये बढ़ के 10% हो गया। तो यदि हम जियो और रिटेल दोनों को हम ऐड कर दें तो ये 23% जो 2019 में था, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 33% हो गया। तो हम ये मान के चलें कि जो इनका टेलीकॉम सेक्टर है, जो रिलायंस जियो और जो रिलायंस रिटेल है, इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। बाकी सारी चीजों में ग्रोथ है, बट ये दो सेगमेंट इसके बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज वाइज था, जिसमें आप यदि लेटेस्ट वाला देखें 2020 का, तो 38.5 पेट्रोकेमिकल से है, 24.4 रिफाइनिंग से है, रिटेल से 10% है, डिजिटल सर्विस से 23% है, मीडिया से अराउंड 3.5% है, और ऑयल एंड गैस से 0.6% है। फ्रेंड, अब हम देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बताते हैं। हमें ये पता है कि ये इसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग ही होंगे, बट हम इसके ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है। तो हम सबसे पहले, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके हम रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं। तो FY 2012 में इसका रेवेन्यू जो था वो 3,64,000 करोड़ था, और आप ये देखिए ये बढ़ते बढ़ते FY 20 में 6,10,000 करोड़ हो गया, सो ऑलमोस्ट डबल। और FY 21 में ये थोड़ी सी गिरावट आई है, और ये जो हमारा कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से हर कंपनी के ऊपर असर पड़ा है, तो रिलायंस के ऊपर भी असर पड़ा है। फिर भी हम यदि लास्ट 10 ईयर्स में यदि हम इस ग्रोथ को लेके भी चलें, FY 20 के नंबर को भी लेके चलें, तो भी 34% का ग्रोथ है पिछले 10 सालों में रेवेन्यू में। और इसका आप नेट इनकम देखिए, नेट इनकम जहां पे 19,000 करोड़ था 2012 में, ये बढ़ के 49,000 करोड़ हो गया इन 2021 में। तो कितना ग्रोथ है ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स? 149% फ्रेंड। आप ईपीएस देख लीजिए, जो अर्निंग पर शेयर होता है, 32 रुपीज था 2012 में, जो बढ़ के अब 76 रुपीज हो गया है। कितना ग्रोथ है? 133%। सो ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस कंपनी का अराउंड 150% बढ़ा है 2012 से लेके 2021 तक। सो इन 10 सालों में यदि इसने 150% का दिया है, तो आप ऑन एन एवरेज भी लगा लीजिए, तो आपको ये 15% हर साल, तो आपको ये कहीं ना कहीं से रिटर्न दे ही रहा है। आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ 2013 में 11%, फिर उसके बाद 10% हो गया, फिर 2015 में थोड़ी गिरावट आई, 2016 में थोड़ी ज्यादा गिरावट आई, फिर उसके बाद इसके ग्रोथ में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट आए नेक्स्ट 3 इयर्स में, 10%, 28%, 44%। 2020 में थोड़ी गिरावट आई कोविड की वजह से, और 2021 हम सबको पता है ये पूरा साल हमारा कोविड से इम्पैक्टेड था। हम ओवरऑल देखते हैं तो 5% एक एवरेज हम इसका लेके चलते हैं 10 इयर्स का, तो हमारा 5% ऑन एन एवरेज हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ता ही बढ़ता है। आप इसका नेट इनकम ग्रोथ देखिए, आप तो 6%, 8%, 5%, 26%, 1%, आप ये देखते जाइए, और एवरेज हम लेते हैं लास्ट 9-10 सालों का, तो ये करीब 11% आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके फाइनेंशियल्स को देख के तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ है, क्योंकि इस कंपनी ने कम से कम 15% रिटर्न तो दिया ही है ऑन एन एवरेज। मैं बोल रहा हूँ, कभी इसने ज्यादा भी दिया है, कभी कम भी दिया है, राइट। तो आप यदि आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो आपको 5-6% मिलता है टैक्स काट के, और यहाँ पे आपको 15% मिल रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस लुक्स वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं फ्रेंड्स, और हम कुछ की बैलेंस शीट आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बैलेंस शीट हालांकि बहुत लंबे चौड़े हैं, और जो फिनेंस आप में से जो फिनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, शायद उनको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं सिर्फ उन चीजों को निकाल के लाया हूं जो आपके समझ में इजिली आ जाए, और उससे आपको कंपनी का बैलेंस शीट क्या होगा, ये हेल्दी है या नहीं है, वो समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो हम जो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो आप देखिए
कंपनी के ऊपर 2,16,470 करोड़ का कर्जा है। लेकिन आप यदि देखिएगा कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, कंपनी के पास 1,03,000 करोड़ कैश अभी पड़ा हुआ है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 2,03,000 करोड़। कंपनी के दूसरे करंट एसेट्स क्या हैं? जो गुडविल है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री वगैरह है, 1,55,000 करोड़। आप इन तीन आइटम को जोड़ दीजिए तो 2 1 3 3 1 4, 4,60,000 करोड़ कंपनी का करंट एसेट्स, लिक्विड करंट एसेट्स कंपनी के हाथ में पड़ा हुआ है। आप यदि इस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को निकाल दीजिए तो भी कंपनी के पास 2 लाख करोड़ का नेट कैश पड़ा हुआ होगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो हम कंपनी के बैलेंस शीट के इन आइटम से जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, हम यहां से भी देखें कंपनी की फाइनेंशियल बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। आप देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 19 क्वार्टर से लेके मैंने मार्च 21 तक के क्वार्टर का, लास्ट 6 क्वार्टर का मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न निकाला है आपके लिए। आप देखिए प्रोमोटर्स के जो शेयर होल्डिंग है ये लगातार बढ़ रहे हैं। 50.03% से बढ़ते 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 ये 50.58% आ गए। तो प्रोमोटर्स ने कभी भी अपने शेयर्स यहाँ से कम नहीं किए। ये बताता है कि कंपनी का जो प्रोमोटर्स है, और हम सबको पता है कि प्रोमोटर्स कौन है, उनका कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आप म्यूचुअल फंड को देखिए, म्यूचुअल फंड फर्स्ट दिसंबर 19 के क्वार्टर में 5.25% था, फिर थोड़ा सा बढ़ा और 2020 और 21 में कम हो गया। और इसका रीजन ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने इंटेंशनली इसमें कम किया होगा, ये इसलिए कि ये टाइम पे कई लोग पैनिक हो गए थे और म्यूचुअल फंड से अपना फंड विड्रॉ कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड को अपने शेयर्स बेचने पड़े होंगे, उसके वजह से ये शेयर्स कम हो गया। बट आप आने वाले टाइम में देखेंगे ये वापस से इसमें एंट्री मारेंगे। आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसमें शेयर देखिए, 8.44% था, स्लाइटली कम हुआ है। और रीजन फिर वही है कि पैनिकी में लोगों ने जो अपने पैसे वापस निकाले, उसकी वजह से इन्हें भी अपना पोजीशन कम करना पड़ा होगा। एफआईज का देखिए, यहाँ पे जहाँ पे 24.55% था, ये बढ़ता जा रहा है, इवन FY20 और 21 में ये बढ़ते बढ़ते 25.66% आ गया फ्रेंड। तो एफआईएस लगातार इसमें अपनी पोजीशन बनाती जा रही है। तो ये सारे नंबर क्या दिखाते हैं? ये सारे नंबर ये दिखाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, क्योंकि एफआईज और जो डीआईज हैं और जो म्यूचुअल फंड हैं वो बिना रिसर्च किए हुए कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और आपने पहले भी देखा इस फिनेंशियल्स वाले सेक्शन में कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है लगातार बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रोमोटर्स के शेयर्स बढ़ रहे हैं, इसमें एफआईज के पोजीशन इसमें बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड, दिस इंडिकेट्स दिस इज रियली अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट विथ। अब ये कुछ फैक्ट्स इस कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ। ये 2020 में इस कंपनी को ग्लोबल 500 फॉर्चून ने 96 रैंक दिया, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर 2020 में ही इसको 58 पोजीशन मिला फोर्ब्स के ग्लोबल 2000 में। 2019 में इस कंपनी को 71 पोजीशन मिला फोर्ब्स ग्लोबल के 2000 वाले लिस्ट में। और इंडिया के लिए ये अभी भी स्टिल नंबर 1 कंपनी थी 2019 में। इसी तरह से इनको 2019 और 2018 में भी कुछ न कुछ इनको अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड, ये चीज बताता है कि ये कंपनी हर तरीके से बहुत ही सॉलिड कंपनी है, और ये 2400 से गिरते गिरते अभी 1900 के आसपास आई हुई है। सो फ्रेंड्स, ये मौका है, इस कंपनी में आप पोजीशन बनाइए और लंबे समय के लिए बनाइए। आपको यहाँ कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। ओके फ्रेंड, सो
इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं पे मैं खत्म करता हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की क्वालिटी एनालिसिस फटाफट और वेरी ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपके लिए बाकी शेयरों के लिए भी लेके आता रहूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप इन सारी जानकारियों का फायदा उठा सकें। So thanks for watching the video, friend. See you in the next video.